हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आज हम लोग देखेंगे डू नॉट मेक दिस 3 मिस्टेक्स बिफोर MSTCET 2021। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम की क्या करते हैं कि इन्हीं कुछ बस पीछे, मतलब अब एग्ज़ाम की डेट तो अभी तक रिलीज़ हुई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 20 to 25 डेज़ के बीच में एग्ज़ाम हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग बताएंगे कि 3 चीज़ें ऐसी आप मतलब अवॉइड कीजिए या मत कीजिए, या कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन उसके ऊपर बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, उस सब चीज़ के बारे में देखेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को एनालाइज करके आपको एक सॉल्यूशन बताएंगे। ज़्यादा कुछ आपको स्ट्रेटेजी वगैरह हो तो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन हमारा इस वीडियो में एक ही ट्राई करेंगे कि आप आपके पास में एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी हो जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि इस बार का कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है। क्योंकि हर साल जितने सारे ड्रॉपर्स का रेशियो रहता है, इस साल कुछ ज़्यादा ही है। 2020 के हिसाब से 2021 में ड्रॉपर्स का वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण अपन लोग पहली स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम में दोहराते हैं, मतलब बार बार गलती होती है उनसे, वो है प्रिपरेशन। मतलब प्रिपरेशन कैसी है आपकी, मतलब प्रिपरेशन किस लेवल की है। अब इसमें मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया इस प्रिपरेशन को। या तो लो है, मतलब आपके बहुत कम सिलेबस कवर हो, या तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है वो। तो आपकी प्रिपरेशन मतलब आप सिलेबस बहुत कम कवर किए हो। और एक मॉडरेट, मतलब आपने कुछ कुछ पढ़ा है, मतलब कुछ कुछ तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने क्लास नोट्स वगैरह जो आपके क्लासेस हुए रेगुलर उनके नोट्स बनाए हैं, या थोड़ा सा आपका सिलेबस रह गया है, कुछ चैप्टर्स रह गए, इसको अपन लोग मॉडरेट में लिए। और गुड और एक्सलेंट मतलब उन्होंने कम से कम 70 to 80% अपना सिलेबस करके प्रॉपर रिवीजन के साथ कर लिया, बाकी थोड़ा कुछ बच गया है छोटा मोटा। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं लो वालों की, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होगी वो इन्हीं को होगी, क्योंकि लो प्रिपरेशन जिसकी है। तो लो प्रिपरेशन वालों के लिए सबसे पहले बात क्या है पता है आपको। तो अभी बहुत कम समय बचा है, मान लो 25 डेज to 30 डेज बचे हैं मिनिमम, या 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि डेट्स अभी तक अनाउंस हुई नहीं है। तो आप सीधा सीधा क्या करिए कि जितने भी IMP टॉपिक्स है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स या बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप मतलब उसमें एग्ज़ाम देने वाले, उसमें आप सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूलास याद रख लीजिए। और ज़्यादा डीप में मत जाइए, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए चीज़ों की। या तो आप क्लास नोट्स रखे होंगे, और अपनी जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसके थोड़े बहुत MCQ वगैरह 1 वर्ड के क्वेश्चन और छोटे छोटे फैक्ट को अगर आप दिमाग में रख लेंगे जस्ट ऊपर ऊपर, और फॉर्मूलाज रिमेंबर कर लेंगे, तो आपको मतलब बहुत अच्छा नहीं, कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्कोर कर लेंगे, जिससे आपको कोई सा एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है। तो मॉडरेट लेवल के लिए सबसे पहली तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पता है, जस्ट डू व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मॉडरेट प्रिपरेशन मतलब मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ कि मोर देन 40 to 50-60% आपने सिलेबस कवर कर रखा है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है। या तो आपके दिमाग में आपके पास अच्छे से क्लास नोट्स है, आपने अच्छे से स्कूल तो खुले नहीं, लेकिन आपने जितने भी ऑनलाइन क्लासेस चली है उसमें आपने एकदम ध्यान देके अच्छे से पढ़ा है उसको, मतलब लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया है, और वो कहीं कहीं आपको लग रहा है कि वो दिमाग में क्लियर नहीं है आपके। तो इसके लिए मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट वॉट यू हैव डन ऑलरेडी, मतलब आप क्या करो कि जितनी चीज़ें आपने पहले से करी है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, मतलब उसके और थोड़े से, मतलब जैसे आपने मान लो टॉपिक किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा टॉपिक किया है, मान लो पॉलीमर्स किया है, तो पॉलीमर्स में आप ध्यान दीजिए कि मोनोमर्स, पॉलीमर्स, और बाद में उनकी रिएक्शंस, मतलब क्या कितनी सारी 2 प्रकार की कंडेंसेशन और आइसोमर पॉलीमर्स की 2 रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन और शायद तक कंडेंसेशन और एडिशन मैकेनिज्म है, उसको याद कर लीजिए, उसके ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एज एन एग्जांपल मैं पॉलीमर बोल रहा हूँ। अब मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका डिफ्रेंशिएशन का पार्ट बहुत अच्छा है, तो आप डिफ्रेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करने बोल देता है इन्फिनिटी वाले पावर्स को, वो सब चीज़ आप करिए। और अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरिहंत की एक बुक आती है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन देगा, उसको कीजिए। और सबसे बात क्या है कि अब इसमें आप बोलोगे कि मैं नई चीज़ें क्या करूं,
मतलब न्यू टॉपिक्स को मैं क्या करूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगा टाइम मैनेजमेंट पे, लेकिन अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर रहे हैं तो आपको नए टॉपिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है। जो आपके हाथ में उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर थोड़ा कुछ समय बचता है या आपका दिन में थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस करने के बाद कुछ समय बचता है तो नया टॉपिक पढ़िए। अब ऐसा भी नहीं है कि नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो पूरा ही उसी में बैठे रहे हैं दिन भर, एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही टॉपिक पे, लेकिन वो अब समझ नहीं रहा। आपको अपना जितना भी पार्ट स्ट्रांग है उसी को पहले कवर करना होगा। फिर इसके बाद मैं आता हूँ गुड और एक्सलेंट, मतलब जिनकी प्रिपरेशन मतलब 80% टू 90% सिलेबस उनका कवर हो चुका है, उनके लिए मैं ये कैटेगरी रखा हूँ। अब 100 भी हो सकता है, अब वो 100 वाले ही 99% का स्लॉट ले जाएंगे, वो तो कंफर्म है। तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या है पता है कि उन्होंने, क्योंकि जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो भी इस समय में गलती करके बहुत कम अपना स्कोर को बहुत नीचे ले जा लेते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो 80 to 90% के लिए सबसे पहले तो उनको रिवीजन की टिप्स चाहिए होगी। मतलब रिवीजन टिप्स क्या है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग से कभी वॉश नहीं होनी चाहिए पूरी तरह, मतलब आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देख रहे हो, मान लो आपने अभी पढ़ा वेक्टर्स, फिर उसके बाद आप जाओगे सीधा कैलकुलस की तरफ जा रहे हो या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है, वेक्टर के बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको ये भी नहीं है कि आप सिर्फ वेक्टर सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे गए तो आपको वेक्टर का कोई चीज़ याद ही नहीं है, ऐसा भी मत हो। लेकिन आप क्या कीजिए, छोटे छोटे शीट्स बनाइए मैथमेटिक्स के लिए, शीट्स, फॉर्मूला शीट्स, और उसमें क्या है छोटे छोटे डेफिनेशन भी लिख लीजिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कंजुगेट का मतलब क्या, कहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना है, कहाँ पॉजिटिव साइन लगाना है। वेक्टर्स में आपको पता होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी पढ़ लीजिए। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब क्या, तो वो एरिया ऑफ द वन ऑफ द पैरेललोपाइड का एक एरिया को देता है, वो अपन लोग का मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके प्रॉपर्टीज़ को एक पेपर में या एक छोटी सी नोटबुक में छोटी जगह पे बॉक्स बना के आप लिख लीजिए, जिससे कि क्या है ना, आपको रिवाइज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको बार बार अपनी बुक खोलनी नहीं पड़ी होगी। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी टिप क्या है कि रीड फ्रॉम योर ओन हैंडमेड नोट्स। मतलब इसका मतलब क्या कि आप अपने जितने भी नोट्स हैं वो आपने जो उसने खुद ने बनाए हैं, मतलब जो नोट्स आपने क्लास के बीच में या आप अभी कभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके बीच में बनाए हैं, उसी से पढ़िए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब इसमें और कुछ बताना नहीं रहा है, क्योंकि जो इनका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो चुका है वो इस सब चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब सेकेंड मिस्टेक क्या है कि जो एस्पिरेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है उस एग्ज़ाम के लिए, MSTCT एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। मतलब अभी क्या करते हैं, उन लोग रिग्रेस नोट्स बनाने में लग जाते हैं या बड़ी बड़ी बुक्स लिखने में लग जाते हैं, बुक्स में जो लिखा है उसको कॉपी करने में लग जाते हैं, सॉल्यूशंस को छापने लगते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ 3-4 चीज़ें लिखी है, उसी को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने खुद के नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़े लॉस में हैं, क्योंकि आप किसी और के नोट्स लेंगे, बोलेंगे यार मेरे को ये नोट्स दे दे, मेरे को ये नोट्स दे दे, ये चैप्टर का मेरे को ये पैराग्राफ का ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मेरे को सेंड कर दे। इससे कुछ नहीं होला। इंटरनेट पे हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके खुद के नोट्स, मतलब क्या है, कोई भी आदमी अगर कोई चीज़ के नोट्स बनाता है तो वो उसके खुद के माइंड के स्टेट के ऊपर रहता है। अगर वो आदमी नोट्स बना रहा है, मान लो कोई पैराग्राफ ले रहा है, बायोलॉजी में लेता हूँ मैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स के में अपन लोग का प्रोटीन नाम का एक टॉपिक है, तो प्रोटीन नाम का टॉपिक है तो उसमें अमाइनो एसिड आएंगे, तो अमाइनो एसिड के लिए कुछ अपने लिए मेमोनिक्स बनाएगा, अपने खुद के लिए वो कुछ अलग लैंग्वेज यूज़ करेगा, कुछ की पॉइंट्स लिखेगा, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो की पॉइंट्स कैसे उठाए। आप क्या सिर्फ प्रोटीन के बाद अमाइनो एसिड लिखा है, फिर अमाइनो एसिड के बाद 20 अमीनो एसिड रहते हैं, उसमें कितने एसेंशियल नॉन एसेंशियल सबको अपने माइंड के हिसाब से, उसके माइंड के स्टेट के हिसाब से वो करेगा। तो आपको देख के कैसे समझ आएगा कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, कैसे लिखा है उसने, इस कारण, ठीक है। मतलब आप खुद नोट्स बनाइए। फिर दूसरा बात आता है, डू नॉट राइट बुक्स, मेक माइंड मैप्स या स्टिकी नोट्स। मतलब आप आज है 24 जुलाई, तो आप इस दिन से अब लेके चलो तो 20 डेज बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, 20 to 40 डेज़ के बीच में अब कभी भी हो सकती है एग्ज़ाम, आपकी डेट्स आ जाएंगी।
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अगर कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो या कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो या कोई डेरिवेशन पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको बुक्स नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको उसके माइंड मैप, स्टिकी नोट्स, और मैं एक चीज़ या ऐड कर देता हूँ, आईएमपी पॉइंट्स। ठीक है, तो आईएमपी पॉइंट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि आपको हम प्रोटीन्स बोला है तो आप प्रोटीन्स का पूरा एक बुक लिख रहे हैं, प्रोटीन्स के ऊपर हज़ारों पेज भर दे रहे हैं। बाद में अगर आप जब एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से एक रात पहले अगर आपको मन किया कि प्रोटीन्स का टॉपिक मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मेरे दिमाग में मेरे को रिकॉल नहीं कर पा, थोड़ा सा आप एक नज़र देख लेंगे तो उस समय आपके काम आएंगे माइंड मैप्स और स्टिकी नोट्स। तो उसी से क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा नॉलेज आ जाएगा, चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फ़ोटो की तरह छप जाएंगी। और अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ से आप जब एग्ज़ाम के बीच में आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो आपको याद कैसे आएगा कि मैं इस समय ये टॉपिक, इस पैराग्राफ में ये वर्ड है, इसका आंसर ये हो सकता है, 4 ऑप्शन है, ऐसा ऐसा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आपने माइंड मैप बना रखे हैं, एरोज से कनेक्ट किया है, आपने कुछ अच्छा सा डायग्राम बनाया है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया है, तो आपको याद रहेगा कि मैंने ऐसे बनाया था और ये चीज़, ये वर्ड मैंने यहाँ लिखा था और इससे कनेक्टेड है, तो आपको एकदम अच्छे से आप उसको लिंक कर पाएंगे और रिकॉल करके आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या लिखा है कि मैथमेटिक्स के लिए टिप दी। ठीक है, अब ज़्यादातर आपको मैं बताऊं तो ये 100 क्वेश्चन आते हैं इसके 1 नंबर के, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, मतलब 2 मार्क्स ईच। अब इसमें तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन आपको अगर अच्छा स्कोर रखना है, अच्छी ग्रिप रखनी है मैथमेटिक्स के ऊपर, अब इन दोनों के लिए कितना 1.5 घंटा का टाइम है, मतलब 90 मिनट्स टाइम है इन दोनों के लिए। तो आपको क्या करना है कि मैं बोलता हूँ मैथमेटिक्स में आपने कभी ना कभी, मतलब इतने 2 सालों में या अभी जो प्रिपरेशन, अगर अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपके पास ना आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिकॉर्ड होने चाहिए। मतलब मैंने यहाँ किए कीप रिकॉर्ड्स, मतलब जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, मतलब जब भी किए, 11th में किए हो, 12th में किए हो या अभी किए हो, तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपको, मतलब चीज़ें क्या है कि इतना समय नहीं बचता कि आखिरी के 1 हफ्ते में कि आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हो तो आपके पास इतना तो नॉलेज आ जाता है कि मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अगर उसी सॉल्यूशन को आप देख के उसमें से स्टेप ओमिट करके आप छोटे छोटे स्टेप्स में बना रहे हो तो आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा होगा और आपका माइंड रिकॉल भी कर पाएगा। क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स में 2 साल पुराना बनाया हुआ अच्छा खासा क्वेश्चन अगर रिवाइज करना चाहते हो, अगर आप सॉल्यूशन देख को उसी में से की पॉइंट लिखेंगे या उसको स्टेप्स ओमिट करके जल्दी आंसर निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में क्या करना है। तो बायोलॉजी में आपको क्या पता है, अब बायोलॉजी क्या बहुत वास्ट है, अब उसमें बहुत सारे फार्मूला है, मतलब फार्मूला बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे की पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, कुछ रिएक्शंस भी है बहुत सारी, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाएंगे तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब की। बाद में आपको ब्रेन के कौन सी नर्व किससे कनेक्ट है, हार्ट में अपन लोग को साइनल नोट्स के नाम याद रखना है, SAN PN JBA। तो उसमें क्या कीजिए पता है, आप सीधा सीधा IMP फैक्ट्स को लिखे या तो एक बुक, अपनी बुक में लिखे। अब इसमें अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि अब मैं नहीं बोल सकता कि कई लोगों को अपने बुक में लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन कई लोग को नोटबुक में। तो अगर आप कोई नोटबुक में या बुक में रहेंगे तो अगर मान लो आप रोज उठ के अपने नोट्स को खोलते हो तो आप नोटबुक में लिख लो, अगर आप रोज उठ के बुक में रहते हो तो बुक में लिख लो। लेकिन मेरे तरह हिसाब से तो मैं ज़्यादा प्रीफर नोटबुक को करता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने बायोलॉजी की मैं ज़्यादा यही प्रेफर करता था कि मैं अपने नोटबुक में उन IMP फैक्ट्स को, अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख रहे हैं कि हाँ एक चैप्टर है उसमें से 1000 फैक्ट निकाले, नहीं, जो फैक्ट लगता है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पेप्सिन क्या, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, किसमें, अपने स्टमक के अंदर, तो उसको आप याद रख लीजिए। स्टमक के पार्ट्स क्या है, स्टमक के डोडेनम, जेजुनम जो भी है एक्सेट्रा। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सबके पार्ट याद कर लीजिए, और आपको ज़्यादा नहीं है तो बुक ही में लिख लीजिए। लेकिन एक और चीज़ बायोलॉजी में आती है कि आप डायग्राम को अच्छे से विजुअलाइज करें, या तो रफ अब ऐसे नहीं कि आपको एकदम ही MF हुसैन बन के अच्छे सा डायग्राम बना के आपको करना है, नहीं, आप रफली डायग्राम बना लीजिए। और जो पार्ट्स बहुत मुश्किल है, जैसे कोई पार्ट है तो 3-4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसको आप अच्छे से अच्छा मतलब मैग्नीफाई करके उसको डिवाइड करके याद कर लीजिए। ठीक है, अब इतना तो टाइम नहीं, आपको बोन्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, उसके लिए मेमोनिक्स बनाइए, खुद पढ़िए, चीज़ों को समझिए, ज़्यादा समय नहीं लगता, बस एक बार आपने अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ लिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहे तो बायोलॉजी में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरी स्ट्रेटेजी पे। अब हम देखते हैं फाइनल और गोल्डन स्ट्रेटेजी, वो है टाइम मैनेजमेंट। और लास्ट स्ट्रेटेजी,
तो अब आपको पता है कि एग्ज़ाम 3 घंटे का है, 3 घंटे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। आप कभी मत ऐसा कीजिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत स्टूडेंट्स उसमें फेल होते हैं। लेकिन अगर जो टाइम मैनेजमेंट जान गए कैसे करना है इस एग्ज़ाम के लिए, एमएसटीसीटी के लिए, तो आप बहुत अच्छे से उसको कवर अप कर देंगे। एमएसटीसीटी एग्ज़ाम नो नेगेटिव मार्किंग बेसिस पे है और साथ ही साथ 3 घंटे का है और बहुत अच्छा मतलब एवरेज लेवल का पेपर आता है, ज़्यादा भी कठिन नहीं आता, ज़्यादा ही भी वो नहीं आता, एवरेज लेवल का पेपर आता है। अच्छे से अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे टाइप के रहते हैं। लेकिन जो प्रिपरेशन है आपकी, आप ऐसा मत कीजिए कि हर समय एक ही सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेरे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल पसंद है तो मैं फिजिक्स को ही दे रहा हूँ। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि हमको केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें कुछ नहीं होता है, इस कारण हम ज़्यादा इसमें फोकस दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक अच्छी आइडियल स्ट्रेटेजी क्या होगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसको आइडियल स्ट्रेटेजी, मतलब ये स्ट्रेटेजी मतलब अगर आप कर दिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आप देख सकते हैं, आप क्या कीजिए, इक्वल इम्पोर्टेंस टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को। मतलब आप तो एग्ज़ाम दोनों दे रहे होगे या कोई एक इनमें से कोई एक दे रहा होगा, या तो कोई पीसीएम का दे रहा होगा या कोई पीसीबी का दे रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा है कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री को जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना इंपॉर्टेंस मैथ्स या बायोलॉजी को दें। मतलब कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करना है। मतलब 90 क्वेश्चन इधर सॉल्व कर 50 क्वेश्चन इन दोनों के सॉल्व करने हैं, 100 और 50 और 100 इसके सॉल्व करने हैं। तो आप ऐसा कीजिए ना कि जितना आपको टाइम मिल रहा है उतना उस पर थोड़ा फोकस डालिए, क्योंकि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ही आपका अच्छा टाइम को एब्जॉर्ब करेंगे। और इन लोग क्या है आपको मतलब एज एन सपोर्ट, मतलब आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कंबाइनली प्रिपेयर करेंगे, मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप 2 आवर इसको दे रहे हैं, 2 आवर इसको दे रहे हैं दिन में, 2 घंटे इसको, मैथमेटिक्स को भी फिर आपको 3 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे, इसको भी कम से कम 2.5 घंटे देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप प्लान कीजिए ना कि आपको आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, पिछले फार्मूला रिवाइज करने होते हैं, इस कारण मैं इसको बोल रहा हूँ। 2 घंटे अगर फिजिक्स पढ़े, 2 केमिस्ट्री, लेकिन आप अगर ऐसा टाइम टेबल मेंटेन कर लिए तो आप बिल्कुल 95+ परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगला वीडियो में मिलेगा आपको आईएमपी टॉपिक्स से इन चारों सब्जेक्ट के। मतलब मैंने खुद ने एग्ज़ाम दी थी, मेरे 95+ परसेंटाइल थे पीसीबी में और पीसीएम में 90+। तो इसमें मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।